अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो। मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन, मैं हूं माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और उज़ैर, आज की जो सुबह है वो ख़बरों का एक ऐसा तूफ़ान साथ लाई है जो तजस्सुस से भरपूर है। और सबसे पहले बात करेंगे उस सफारती धमाके की जिसने वाशिंगटन से तेहरान तक हलचल मचा दी है और ईरान ने अमेरिका को एक बड़ी पेशकश कर दी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सालिस हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान, वो लोग जो अपनी मनपसंद गाड़ी के लिए IMF और ड्यूटीज़ के कम होने का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए तो जी लॉटरी निकलने वाली है। हुकूमत एक ऐसी ऑटो पॉलिसी ला रही है कि अब 7 साल पुरानी इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं वो आपके जी गैराज की जीनत बन सकेंगी। तो जनाब, क्या वाकई अब गाड़ियां सस्ती होंगी? इस पर आज हम तफसीली बात करेंगे। वाकई माहम, खबर तो बड़ी ज़बरदस्त है गाड़ियों वाली। ये तो किसी ईदी से कम नहीं लग रही, बड़ी ईद से पहले ईदी लगता देती है। लेकिन अब बाहर की जो गर्मी है उसका लोग सोच रहे हैं क्या करें। पारा 40 डिग्री को छूने वाला है, आलूदगी भी फ़ज़ा में पीछा नहीं छोड़ी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल रात गए जनाब, हमने देखा था कि जनूबी पंजाब से सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद लाहौर में भी बड़ी तूफ़ानी बारिश जो है, उससे पहले आंधी आई और फिर जनाब रात गए जब हम आराम फरमा रहे थे तब कहीं बारिश हुई है बड़ी तेज़। और आवाज़ें माहम कुछ सुनने को मिली आपको? बड़ी गहरी नींद में थी, बहुत गहरी नींद आपकी पक्की है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुबह उठ के पता चला कि जी बहुत खुशगवार मौसम था। चले जी, ये तो सारी चीज़ें हैं ही और देख भी रहे हैं कि हीट वेव का अब हम जानने की कोशिश भी कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में आएगी उसका तोड़ क्या है। और उसके हवाले से जनाब देसी मशरूबात हैं जो आपको अंदर से कूल रखेंगे। और सेहत की बात अगर चली है तो शुगर के मरीजों के लिए होम्योपैथी में छुपे राजों पर भी बात करेंगे। शो के आखिर में जिक्र होगा आपके पसंदीदा ड्रामे डॉक्टर बहू का जो हर जगह ट्रेंड कर रहा है। क्या कुबरा खान और शुजासत की जोड़ी ने रिवायती सास बहू को पीछे छोड़ दिया है? और फिरदौस जमाल साहब के वो कौन से मुतनाज़ा बयानात हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है? ये सब कुछ और इससे जुड़ा बहुत कुछ जनाब आप जानिए। हमारे साथ रहिए 2 घंटे और हमें अपने कीमती फीडबैक से भी ज़रूर आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, और अब प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर लेते हैं। अपने पहले सेगमेंट की जानिब चलते हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है इस खित्ते के नक्शे और आलमी सियासत को बदल सकती है। ईरान ने आबनाए हुर्मस खोलने और जंग ख़त्म करने के लिए अमेरिका को नई तजावीज़ भेज दी हैं। और आलमी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने अपना अहम पैगाम इस्लामाबाद के ज़रिए वाशिंगटन पहुँचा दिया है। ईरान की तजवीज़ है कि पहले आबनाए हुर्मस को खोला जाए, जंग बंदी की तरफ पेशरफ्त की जाए और जौहरी मुज़ाकरात को बाद के मरहल तक मौखर रखा जाए। और अब सारी दुनिया की नज़रें जो हैं वो सदर ट्रंप के जी सिचुएशन रूम पर लगी हैं कि आया वो ईरान की इन तजावीज़ को मानेंगे या नहीं मानेंगे। उसे और पाकिस्तान ने सिर्फ महम पैगाम रसानी का ही काम नहीं किया, अमली तौर पर भी ईरान का हाथ भी थामा है। पाकिस्तान ने अपनी बंदरगाहें कराची और गवादर ईरान के लिए खोल दी हैं ताकि अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान की ट्रेड चलती रहे। रूस ने भी पेशकश की है कि वो ईरान और अमेरिका में सालसी के लिए तैयार है। देखना है कि ट्रंप क्या रास्ता इख्तियार करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, और आपसे जानेंगे कि क्या हम बाकी एक तारीख़ी अमन मुआहदे के करीब हैं या ये तूफ़ान से पहले की खामोशी है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान ब्रिगेडियर साहब। डेडलॉक को डायलॉग में बदलने के लिए ईरान की ये तजवीज़ है कि एटमी मुज़ाकरात मौखर करके पहले तिजारती रास्तों को खोला जाए। क्या सदर ट्रंप जो ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर रखना चाहते हैं, पॉलिसी उनकी ये है, वो इस शर्त को तस्लीम करते नजर आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरीके से अभी ईरान के प्रपोजल्स आ रहे हैं और खास तौर पर जब वो बात करते हैं कि हम पहले बात करते हैं कि वो आप नेवल ब्लॉकेड को हटा दें, तो उससे ये है कि प्रेशर तो बज़ाहिर है। और दैट्स वाई आप देखिए, जब आप कह रहे हैं कि $500 मिलियन का डेली लॉस हो रहा है ईरान के लिए, फिर ऊपर से ये है कि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है जो ऑयल की, वो भी अभी ऑलमोस्ट ओवरफ्लो कर रही है। और जो प्रोडक्शन है अभी उनको प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा। और दैट्स वाई आप देखें कि एक जो रिटायर्ड कैरियर था क्रूड ऑयल का, दैट हैज बीन रिकमीशन, नाशा उसका नाम है, ताकि इट कैन एक्ट एज ए फ्लोइंग स्टोरेज कैपेसिटी के तौर पे। सो वो एक प्रेशर वहां पे भी है, सिमिलर प्रेशर अमेरिका पे भी है। सो प्रपोज दो, बट देखें कि बोथ आर विलिंग, ऑफ फ्रेम चाह रहे हैं, दे वांट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट है। और अभी जिस तरीके से कल अब्बास अरागची ने बात की, हम बातचीत दोबारा शुरू करना चाहते हैं अमेरिका के साथ, तो वो भी पॉजिटिव इंडिकेटर है।
और जो ऑलरेडी उनके प्रपोजल्स थे, देखे सब्सटेंशियल डेवलपमेंट तो हो चुकी है, पाकिस्तान ने उनके जो प्रपोजल्स थे वो ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया है अमेरिका जी। के इनके पास से। और दोनों एवेलुएट कर रहे हैं कि हमने क्या इस पर रिस्पांस करना है। लाइकली एक रिस्पांस कल आज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको चेयर किया है सिचुएशन रूम में, तो उनसे एक रिस्पांस आएगा और कि वो आगे क्या कैसे प्रोसीड फर्दर करना चाहते हैं। सो बोथ आर विलिंग कि उसको चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के पास ये मसला है कि अगर वो ये नेवल ब्लॉकेड लिफ्ट करते हैं तो उनके पास जो एक लेवरेज थी वो खत्म हो जाएगी। तो दैट्स वाई हो सकता है वो ये कहते हैं कि हम लेवरेज को हटा रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, जब तक बातचीत नहीं होती है। तो ये पॉसिबिलिटी है, दिस कैन बी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पे। सिमिलरली ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देगा, तो ये पॉसिबिलिटीज है। और फिर ईरान का ये भी प्रपोजल है कि इनिशियली हम बाकी चीजों पे बात करते हैं, न्यूक्लियर को हम बाद में बात कर लेते हैं। सो ये भी पॉसिबिलिटी है, एक फ्रेमवर्क बन सकता है और उसको बेस करके चीजें आगे बढ़ सकती हैं। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, एक तरफ अमेरिका का इत्तेहादी है और दूसरी तरफ ईरान का हमसाया, इस हालिया बहरान में पाकिस्तान का सालिस के तौर पर उभरना और ईरान को ट्रांजिट रूट देना हमारी खारजा पॉलिसी की कामयाबी है या हम किसी बड़े खतरे में कूद रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। देखिए हमारी वो सिंसेरिटी है, जिस तरीके से हम बातचीत करवा रहे हैं फेथफुली का हम करवा रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे है। देखें ना, जब आपने ईरान अभी अगर ऑलमोस्ट सब चीजें बंद है, देयर इज नो एक्सेस, सवाए वो ग्राउंड एक्सेस से कहीं इराक के साथ चीजें हो सकती हैं, तो बाकी है या तो सेंट्रल एशिया से हार्डली यानी कोई काम की चीज मिल सकती है। तो नियरेस्ट इस पाकिस्तान के पोर्ट से या पाकिस्तान से चीजें जा सकती हैं। और यकीनन देखिए इस सारे उसमें सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी है। यकीनन ये अमेरिकन भी ऑन बोर्ड होंगे, कभी इस पे वो इतराज भी नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। तो दैट्स वाई चीजें फैसिलिटेट पाकिस्तान करेगा, दैट्स वाई ईरान का ट्रस्ट पाकिस्तान पर है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो भी बातचीत होगी पाकिस्तान में होगी। और फ्रिक्वेंटली आप देखें 48 घंटे में 2 दफा अब्बास अराक्ची के यहाँ पे आना इस चीज को इंडिकेट करता है उनका ट्रस्ट है। सो यकीनन पाकिस्तान के हिसाब से बहुत अच्छा है, एक गुडविल जेस्चर भी है, एक बरादर इस्लामी मुल्क के लिए हम फैसिलिटेशन कर रहे हैं। कोई देखे ना, कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे कोई हम जंग में ऐड कर रहे हैं, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे फैसिलिटेशन हो रही है। बिल्कुल सही, हम इसी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। ब्रिगेडियर साहब, अब्बास अराक्ची के हवाले से अगर हम बात करें, ईरानी वज़ीर ख़ारजा, वो सिफारती तौर पर बड़े हम देखते हैं एक्टिव हैं, पाकिस्तान आए, फिर मस्कत गए, रूस का दौरा किया, लेकिन हैरानकुन तौर पर चीन नहीं गए। क्या आपको वजह लगती है? चीन को तो अगली सुपर पावर कहा जा रहा है। ईरान जंग के बाद अब आपको आने वाले वक्त में अमरीकी असर और रसूख को कोई बहुत बड़ा चैलेंज मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि डायनामिक्स तो पहले से बदल चुके हैं। जी हाँ, देखिए चीन ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। अगर आपको याद हो, चीन बिहाइंड द सीन भी इनसे राब्ते में है। और जो लास्ट टाइम एक महीना पहले जब यहाँ से दास साहब गए थे, तो वहां पे भी एक जॉइंट कम्युनिके इश्यू हुआ था। 5 पॉइंट्स का उन्होंने मैसेज दिया था कि ये चीजें होने चाहिए। उन्होंने पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात की थी और उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को आपको पढ़ना चाहिए और सॉवरेनिटी की बात की थी। यही चीजें रशिया ने बात की है। सो मतलब ये दोनों बड़ी जो पावर्स हैं वो ईरान के साथ है, लेकिन वो चाहते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ रशिया ने भी कल ये बात की, इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स। उन्होंने जिस किसी को बाईपास नहीं किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात ये है कि तमाम को वो ऑन बोर्ड लेके जाना चाहते हैं। फिर देखें कि अमेरिका का जो कंसेप्ट था यूनिपोलर, वो दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गया है। और लोग कह रहे हैं कि द एम्पायर इज डिक्लाइनिंग। और 3 अब ताकतें आ गई हैं दुनिया में। मल्टीपोलर है, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है। उनके नीचे अभी मिडिल पावर्स भी आ गई हैं, लाइक पाकिस्तान इज वन ऑफ द मिडिल पावर्स। सो उस हिसाब से देखें कि एक बड़ा अच्छा सिग्नलिंग अभी जो अराक्ची जब वहां पे गए हैं, तो बहुत सारे उस हिसाब से दुनिया को भी गया, अमेरिका को भी गया है कि रशियन उनके साथ खड़े हैं, चाइनीज उनके साथ खड़े हैं। और मेनली मेरा ख्याल में जो डिस्पोजल ऑफ जो यूरेनियम है उसके बारे में बातचीत करने गए होंगे, क्योंकि 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था जॉइंट कंप्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसमें भी उस वक्त जितना यूरेनियम था दैट वाज हैंडेड ओवर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर तज्जिया भी दे रहे थे पाकिस्तान के किरदार को।
हाईलाइट भी कर रहे थे और ये बता रहे थे कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप शायद ये समझ नहीं पा रहे कि दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर हो चुकी है। चीन, रशिया जो है वो बहुत बड़ी ताकतें बनकर जो हैं वो उभर चुकी हैं और नए ब्लॉक्स जो हैं वो बन चुके हैं और एम्पायर इज़ फॉलिंग। लेकिन आप देखें कि अमेरिका के अंदर से भी, जो कि खुशाइंद बात है कि जनाब नो मोर किंगशिप, यानी डोनाल्ड ट्रंप की बादशाहत के खिलाफ जो है अवाम निकल आए। लाखों की तादाद में लोग जो है वो सड़कों पर निकले, एहतजाज किया, बीच पर एहतजाज किया, तारीखी एहतजाज किया। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जनाब वो यही कह रहे हैं कि बादशाहत अब मजीद नहीं चल सकती, इस तरह के एक तरफा फैसले जो है वो नहीं किए जा सकते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हवाओं का रुख बदल गया है और हमेशा एक इंसानी पावर या रूल नहीं कर पाता, ये सिलसिला चलता रहता है। और अब जो चेंजेस हम देख रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बनाने की बातें हो रही थी, रिजीम चेंज की बातें हो रही थी, वो कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ गई। लेकिन स्टिल हम उम्मीद कर रहे हैं मुज़ाकरात की। और अब नए हुर्मस को लेकर जी सब जो है वो बड़े कॉन्शियस हैं, क्योंकि मईशतें इस पर टिकी हैं और अगर इसका कोई हल निकल आया तो बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन अगेन पाकिस्तान का इसमें जी किरदार बहुत बेहतरीन है कि हर किसी को लेकर चल रहा है। Let's take a break. Stay with us. एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। रोज़ैर, आपको पता है कि पाकिस्तान में गाड़ी ख़रीदना अब कोई ज़रूरत नहीं रहा, बल्कि एक ख्वाब बन चुका है। और हम दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी में हैं, उसके बावजूद 2019 में 1000 पाकिस्तानियों में से जी 15 के पास अपनी गाड़ी थी, जो कम होती कुव्वत ख़रीद के बाद हमने देखा मज़ीद कम होकर अब सिर्फ जी 11 तक आ गई है। और अब हुकूमत ने IMF के मुतालिबे पर ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिसमें इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर जी एडिशनल कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटी को मरहलावार ख़त्म किया जा रहा है। और सोचें अगर वाकई ड्यूटी बोझ जो है वो कम हो गया तो वो गाड़ियाँ जो आज करोड़ों में हैं शायद फिर से आम आदमी की पहुँच में आ सकती हैं। और दिलचस्प अहम बात ये कि अब मरहलावार 7 साल पुरानी गाड़ी भी ये खबरें हम सुनने को हमें मिल रही हैं कि यानी इंपोर्ट की जा सकेगी, जिसका मतलब है कि मार्केट में ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। सवाल ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री पर कितना इम्पैक्ट आएगा, लोकल मैन्युफैक्चरर कितना मुतासर होगा। नई ऑटो पॉलिसी से जुड़ी उम्मीदों और खदशात के बारे में बात कर लेते हैं और हमने स्पेशली इनवाइट किया आज स्टूडियोज़ में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सपर्ट सालेह हसन साहिबा को। और उनसे हम जानते हैं कि जनाब क्या बजट फ्रेंडली गाड़ियां वाकई अब लोगों को दस्तयाब होने वाली हैं या फिर नहीं होने वाली। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। सबसे पहले तो हमें सालेह ये बताइए कि क्या इस तरह की कोई पॉलिसी आ रही है और क्या उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ऑलरेडी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो इम्पोर्ट थोड़ी सी अब सुन रहे हैं कि खुल गई है, तो क्या उसमें एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ और ये इस तरह के जितने भी चार्जेस हैं ये कम हो रहे हैं? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहूँगी आपको। अभी कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर डिस्कशन। गवर्नमेंट भी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी जिससे आपकी लोकल इंडस्ट्री को नुकसान होगा। और जो भी पॉलिसी बनेगी वो इन लाइन विद द बजट बनेगी। देखिए अभी बजट भी आने वाला है आगे, तो वो इन लाइन विद द बजट बनेगी। तो इट्स स्टिल इन द मेकिंग, यू कैन नॉट से अभी आप नहीं कह सकते कि वो बन गई है, ये आ रहा है। ये सारी हेरसे है, बात है, एक सोशल मीडिया की अफवाह है, बातें चल रही हैं, बट इट्स नॉट रिटन एनीवेयर। अफवाह तो है, चलें बातें चल रही हैं। अगर डिस्कशन इस पर ही थोड़ी सी बढ़ा ली जाए, जैसे IMF है, अगर हम बात करें तो वो टैक्स बढ़ाने का कहता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं टैरिफ कम करने पर इत्तेफाक हुआ है। तो क्या सिचुएशन हो सकती है, इसके पीछे क्या मंतक है? देखें IMF अपनी तरफ से अपना उधार वापस लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, ठीक है, वो हमारे ऊपर हर चीज़ इम्पोज करेगा। बट फॉर्चुनेटली हमारी जो मुल्क है उसकी पॉलिसीज़ कुछ इस तरह से हैं कि कभी भी कोई इतनी सी अनफ्रेंडली किस्म की पॉलिसी एकदम से मुतारिफ नहीं कराई गई कि जिससे आपकी 13 इंडस्ट्रीज़ गिर जाएं या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो आई एम श्योर जो भी स्टेप गवर्नमेंट लेगी वो बहुत ही इन लाइन होगी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, जो पार्ट्स की हमारी इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट देने के लिए होगी। जैसे आपने जिक्र किया 7 साल पुरानी गाड़ी की, एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हमने इलेक्ट्रिक मुतारिफ कराना है, IMF भी कह रही है कि अब इलेक्ट्रिक पॉलिसी। 7 साल पुरानी गाड़ी मैक्सिमम हाइब्रिड होगी, उसमें ट्रांसमिशन है, इंजन है, पेट्रोल का यूज़ है। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल चल रहा है वो पेट्रोल का यूज़ कम करने का है, बचत करनी है ना, क्योंकि इस वक्त रेट्स इतने अप एंड डाउन हो रहे हैं। या अब नए हार्मोन्स की आप इससे पहले बात कर रही थी, तो आप देखेंगे पूरी वर्ल्ड में अफेक्ट आया हुआ है। तो वी वांट टू बी जितना कम हम अफेक्ट हो सकें उससे उतना रहना सालेह साहबा, लेकिन अगर हम देखें EVs भी अगर आप इंपोर्ट कर लेते हैं तो आपको लगता है कि हमारा जो इधर लोकल बायर है इतनी उसकी बाइंग पावर है कि वो EVs बाय कर सके?
जितनी महंगी ईवीज हैं इस वक्त? देखें, ईवी का ना एक माइंडसेट है, वो पेट्रोल की गाड़ी की तरह नहीं सोचा जा सकता उसके बारे में। पेट्रोल की गाड़ी आप लेंगे, सड़क पर उस गाड़ी को उतारेंगे, उसमें 400 रुपए लीटर का पेट्रोल डालेंगे, 3000 5000 पर उसकी मेंटेनेंस करेंगे। तो अगर आप 800 सीसी की गाड़ी, 660 सीसी की गाड़ी को भी लेंगे तो आपको पर किलोमीटर कॉस्ट 22 से 28 रुपए के बीच में पड़ेगी। ठीक है, और जब आप एक ईवी ले लेंगे तो आपको सड़क पर चलने की इसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 4 से 5 रुपए पड़ेगी, मैक्सिमम 6 रुपए पड़ जाएगी। ठीक है, तो आप देखें 2 साल के बाद एक नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं इलेक्ट्रिक, आपके पैसे पूरे हो गए। लेकिन वो सहूलियत पाकिस्तान में होनी चाहिए ना, वो तो कह रहे थे चार्जिंग लोगों के पास सरमाया नहीं ना होता, लोग कहते हैं कि हम डेली बेस पे दे सकते हैं, इकट्ठे नहीं निकाल सकते पैसे। देखिए, मैं ये समझती हूँ मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी रखूं, उससे पैसे बचाऊं, तो मैं जहाज का टिकट लेकर भी कहीं जाना चाहूँ शहर से बाहर तो जा सकती हूँ। वैसे ये भी अच्छी पॉलिसी है कि पूरी तैयारी करके रखनी है आपने, कैलकुलेट करना और किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ईवी का रुझान जिस तरह से हम डिस्कस भी करें कि होना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है? चार्जिंग पोर्ट्स की बात की जा रही थी, और फिर कभी इसी तरह अगर बैटरी लो हो गई है, कहीं रुक गई है गाड़ी, तो सर्वाइवल कहते थे मुश्किल है, जब हम पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम इस वक्त लाहौर में बैठे हैं, लाहौर में बहुत सारी जगहों पर आपके पास फास्ट चार्जर्स लग गए हैं, मॉल्स में लग गए हैं, पंप्स में लग गए हैं। गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी पॉलिसी मुतारिफ कराई है कि जितने भी पेट्रोल पंप्स अब नए खुलेंगे उसके ऊपर प्रोविजन होगा चार्जिंग स्टेशन लगाने का। हर सूरत नीका की शराइत इन्होंने बड़ी आसान कर दी हैं और बड़ी इजीली आपको वो लोग वो कर देते हैं, आपको दे देते हैं सारी सर्टिफिकेशंस। तो कोई जब इशू नहीं है, उसकी भी प्रोविज़न आपको गवर्नमेंट ने दे दी और प्लान्स काफ़ी सारे हैं। बाय 2030 अगर हमने 30% पर शिफ्ट होना है तो गवर्नमेंट उसके लिए आपके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी काम कर रही है। अभी 3 दिन पहले मैं लाहौर से इस्लामाबाद गई हूँ, भेरा पर मैंने गाड़ी चार्ज कराई है और मैं इस्लामाबाद पहुंच गई। वाह वाह, देखें ये अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर कर रहे हैं कि जनाब ईवीज जो हैं वो क्या कमालात दिखा रही हैं और कितनी बचत करती हैं। अच्छा, हमें ये बताएं, हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली खबर तभी बनती है जब कोई अफवाह उठती है, कुछ ना कुछ बन रहा होता है, कहीं डिस्कशन हो रही होती है। आपको क्या लगता है कि अगर गवर्नमेंट जो है ये बजट के अंदर हो सकता है कि ड्यूटीज़ जो है उसमें कोई कमी कर दे, जो ऑलरेडी गाड़ियाँ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर? देखें, हो सकता है इलेक्ट्रिक के ऊपर कोई थोड़ा इलेक्ट्रिक के सा ऊपर दे। हाँ जी, इलेक्ट्रिक के ऊपर, बिकॉज हम एट वन पॉइंट वो कह रहे हैं हमने पेट्रोल की गाड़ियों को कम से कम यूज़ करना है, तो इलेक्ट्रिक में जो गाड़ियाँ आएंगी उसमें एक तो ये है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और ये जोक नहीं है जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं, कार्बन फ्री एनवायरनमेंट के ऊपर, ये बिल्कुल मजाक नहीं है। लाहौर में रहते हुए अगेन लाहौर की बात कर रही हूँ कि इतनी स्मॉग है, आलूदा वो हो गया, लेकिन अब आप देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रिक के आने से ही और जो गवर्नमेंट के इकदाम हैं उसकी वजह से एनवायरनमेंट काफी साफ होता जा रहा है। लेकिन ये आप लोगों को तो ईवीज दे देंगे, सरकारी डालों का क्या करेंगे जो दंदनाते फिरते हैं, इतना तेल फूकते रहते हैं, साहब अंदर हैं तो बाहर गाड़ी खड़ी है तो जनाब एसी चला के ड्राइवर रेस्ट कर रहा है उसके अंदर। बेस्ट तो ये है कि वो भी इलेक्ट्रिक डालों पर शिफ्ट हो जाए, डाले भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक डाले भी अवेलेबल, बल्कि उनके पास तो ज्यादा जल्दी अवेलेबल होंगे। यू डोंट नीड टू पब्लिक के लिए बड़ा जहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसेस नजर आती हैं, बहुत जबरदस्त इकदाम है। तो भाईजान यहाँ पे भी किफायत जारी कर लें, यहाँ पे भी बड़ा बेहतर है, साहिबान को भी जो है वो कोई ईवी गाड़ियाँ दे दें। अच्छा, वैसे आपको एक बात बताऊं, पंजाब गवर्नमेंट ने ये समरी मूव कर दिया है और ये अप्रूव हो चुकी है कि जितने भी सरकारी इदारे हैं पंजाब में वो सब इलेक्ट्रिक की प्रोक्योरमेंट करेंगे, पेट्रोल गाड़ियों की प्रोक्योरमेंट बंद हो चुकी। चलें, ये भी ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अगर पाकिस्तान में हम देखें मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या गाड़ियों की बात करें, ज़्यादा कंसर्न यही होता है सिक्योरिटी के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, या उस तरह से सस्ती गाड़ी नहीं मिल रही है और ये लग्जरी बनकर रहेगी। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि गाड़ी लेना एक ख्वाब ही है। अब पॉसिबल हो सकेगा कि गाड़ी इतनी अफोर्डेबल हो कि आप ले सकें? देखें, क्यों नहीं गाड़ी ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गया, पर कैपिटा इनकम अगर आप अभी भी देखेंगे पहले से बेहतर है पाकिस्तान में, लेकिन जब एक आम इंसान उसको पैसे को यूज करने पर आता है तो चीज़ों की प्राइस इतनी हाई हो चुकी है, आम खाने पीने की चीज़ों की, स्कूल की फीसें डबल हो चुकी हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आपने कहीं भी जाना है पेट्रोल आपको चाहिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है। तो ये सब चीज़ों को इक्वेट करते हुए उनके लिए वो ख्वाब बन जाता है। बट अगर वो इस तरीके से सोचें, और बैंक्स फॉर एग्जांपल, बैंक की अगर फाइनेंसिंग इलेक्ट्रिक पर बेहतर हो जाए, बैंक सीबीयू के ऊपर से एक बैन हटा दे कि इलेक्ट्रिक सीबीयू को हम 3 मिलियन की कैप हटाते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। और अपना मार्कअप भी थोड़ा सा कम अगर कर लें तो
देखिए लोग जो वो है वो तो ज्यादा जो खरीद सकते हैं। काइबोर है ना हमारा, जी। वो डिपेंडेंट है इन्फ्लेशन के ऊपर। अभी भी मैं ये समझती हूँ जो इन्होंने पीछे 1-1.5 साल काइबोर को 10%, 10.5% तक रखा है, वो बड़ी हिम्मत की है। स्टेट बैंक ने बहुत काम किया है, अगर आप पीछे फाइनेंशियल्स देखें पाकिस्तान के तो उसके अगेंस्ट अगर जाकर मैं देखूं ऑटोज के ऊपर जो जी। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है वो ऑटोज के ऊपर, सेलिंग के ऊपर उसकी, वो बैंक के रेट का आया। अब फिर 11.5% हो गया। तो आपने ये बड़ा हाई दिलचस्प मौजू छेड़ा है। अगर आप थोड़ा सा सतही तौर पर हमारे देखने वालों को बता दें कि काइबोर होता क्या है और ये किस तरह से काम, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता। लोग कहते हैं चले ये तो हमें समझ आ गई कि आपने इतना मार्कअप लेना है, कि काइबोर किस चीज़ का, ये किस बला का नाम? देखिए काइबोर होता है, मार्कअप तो होता है ओवर एंड अबव जो अपनी सर्विसेज की कॉस्ट बैंक आपसे ले रहा है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी बैंक का नाम ले लें, अस्त्री का ले लें, मिजान का ले लें, कोई भी बैंक है, जब वो कहते हैं ना काइबोर +3 तो 3% उनका प्रॉफिट होता है, जो वो बैंक भी चलाना है उन्होंने उनके भी खर्चे होते हैं। तो उसके अगेंस्ट जब वो वही चीज कॉर्पोरेट को देते हैं तो 1% प्रॉफिट पर लेते हैं। वो रेवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस देख रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स के काइबोर क्या होता है, जब आपकी कंट्री में आपके कितने रिजर्व्स हैं, फिर उसके अगेंस्ट आपकी इन्फ्लेशन क्या है, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट होते हैं। और ये बेसिक वो लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि अगेंस्ट डिफरेंट सर्विसेज, जितनी बैंकिंग इंडस्ट्री चल रही है, स्टेट बैंक जो है उसके अगेंस्ट एक चार्जेस होते हैं, वो ले रहा होता है। अच्छा, तो वो एक stagnant लास्टली होती है। ये मैं जानना चाहूंगी कि अब हम यानी कि ईवी पे शिफ्ट हो जाएं। बिल्कुल हो जाए। मैं तो खुद जो है मैं तो हो चुकी हूँ। और honestly लोकल बताऊं। मैन्युफैक्चरर्स को भी पैगाम दे दें कि मुकाबला जो है सख्त होने वाला है, तो अपने फीचर्स भी अपडेट करें गाड़ियों में और सेफ्टी का भी ख्याल रखें। देखिए मैं तो ये समझती हूँ कोई भी गाड़ी जो सेफ्टी वाइज वाइबल नहीं है उसको सड़क पर आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए। ये ना हो आपके ब्रांड की गाड़ी जा रहे हो, लोग पीछे से आवाजें लगाएं शॉपर। ऐसे ही है, बहुत ऐसे ही है। शुक्रिया Thank you so सानिया much साहिबा आपके आपके वक्त वक्त का। और वाकई जी हो सकता है आने वाली पॉलिसीज ऐसी हों कि गाड़ी आपको अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो, तो आपने परेशान नहीं होना। उम्मीद रखनी है हुकूमत की पॉलिसी इससे कुछ बेहतर ही होगा। अभी वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो नाज़रीन, गाड़ियों के हवाले से तो हमने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें हैं। मौसम लेकिन बहुत अच्छा है, मौसम देखें भी गाड़ी आज अच्छा हो लेकर गया है। निकलेंगे ना आप, मौसम को शीशे enjoy खोल के चलाने वाला, देखें एसी के भी वो जो आपका Yes. फ्यूल लगना ना ज़्यादा, वो भी नहीं लगेगा। तो अभी मेरा ख्याल है जान लेते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या रहेगा, तो उसके लिए हमें माम की खदमात हासिल करना पड़ेंगी। जी आइए चलते हैं Please, और माम, देखते हैं कि बताइए। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। नाज़रीन, आज के मौसम की बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद है। मुख्तलिफ शहरों में क्या दर्जा हरारत रहेगा, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। और गिलगित के अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर को देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 19 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि अगर मुख्तलिफ अजला की बात करें तो यहाँ पर मतला जो है वो थोड़ा जुज़वी अब्र आलूद बताया जा रहा है। स्कर्दू का रुख करें तो स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं पारा है 14 और कम से कम 5 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि रुख करें मुजफ्फराबाद का तो मुजफ्फराबाद में हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 25 और मिनिमम 15 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा हम देख रहे हैं 21 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। और नाज़रीन, अब आपके साथ शेयर करेंगे KPK का मौसम। यहाँ पर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है। पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 33 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 16 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश की नवीद भी सुनाई गई है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे पंजाब का मौसम। लाहौर की हमने सूरत हाल देखी और लाहौर में भी और इसके अलावा भी पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में बारिश भी हुई है। लाहौर का रुख करें तो लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 37 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि इस्लामाबाद का रुख करें तो इस्लामाबाद में भी मौसम खुशगवार हो चुका है। कदरे जो है वो शिद्दत जो है गर्मी की वो कम हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो है 32 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि मुल्तान में हम मैक्सिमम टेम्परेचर देख रहे हैं 42 और मिनिमम जो टेम्परेचर है वो है 24। और नाज़रीन, अब आपके साथ शेयर करेंगे
बलूचिस्तान का मौसम, जहां पर हम रुक करते हैं कोयटा में हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत देख रहे हैं 28 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। और मौसम का हाल बताने वालों ने यहां पर बताया है कि बारिश भी हो सकती है। और नाज़रीन, अगर सिंध के मौसम की बात करें तो कराची में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 36 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। अब रुक करें अगर हैदराबाद का, तो हैदराबाद में हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 42 और मिनिमम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। इरफान साहब बताइएगा, बारिश तो हुई है, लाहौर में भी हमने देखा, मुख्तलिफ शहरों में भी देखा, आने वाले दिनों में क्या बारिश मुतवक्के है? देखिए, ये वाला जो स्पेल है ना, ये तकरीबन जो है आज और कल तक है। कल ये पाकिस्तान के इलाकों से निकल जाएगा और कल से दोबारा से जो है ना वो आपको गर्मी महसूस होना शुरू हो जाएगी और आगे 30, 1 मई और 2 मई तक जो है ना वो गर्मी में मजीद इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा इरफान साहब, हमें ये भी बताइएगा, क्या अगर हम देखें तो जिस तरह से अप्रैल में इतनी शदीद गर्मी पड़ी है, मतलब 40-41 पे भी वो फील्स 42 की थी और बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो महसूस की जा रही थी, लग रहा था कि दर्जा हरारत से भी कहीं ज़्यादा गर्मी है, तो क्या 2026 पिछले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है? देखिए, एक्चुअली हिस्टोरिकली तो हमारे पास एक्सट्रीम जो टेम्परेचर्स हैं वो इससे भी ज्यादा गए हुए हैं। अच्छा। लेकिन अब ऐसा है कि हमारी जो सेवेरिटी है, थोड़े वक्त में ज्यादा वेदर का शिद्दत में होना मौसमियाती तब्दीली की वजह से, इस वजह से जो है वो गर्मी जो है ना वो ज्यादा महसूस होती है। और इसका पैटर्न जो है ना, जैसे कहते हैं कि ओशन जो है समंदर गर्म हो रहे हैं और उस वजह से आप जो मॉइस्चर आता है वो भी हमारा समंदरों की तरफ से आता है, तो वो मॉइस्चर भी जो है ना वो वार्म होता है। इस वजह से आपको जो है ना वो गर्मी जो है ना वो ज्यादा लगती है। ये जो चीज़ है ये मौसमियाती तब्दीली का एक शाखसाना है। सही। अच्छा इरफान साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं मौसम तब्दील हो रहा है, इसी तरह हम देख रहे हैं टर्म्स भी तब्दील हो रही हैं। क्लाउड बर्स्ट से तो हम वाकिफ़ हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर हीट बर्स्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इस इस्तिलाह को इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो क्या इसकी कोई साइंसी हकीकत है या पाकिस्तान में इसके शवाहिद कोई मिलते हैं? देखिए, ये जो हीट बर्स्ट है ये एक बहुत माइक्रो लेवल का, बहुत स्मॉल सा एक फेनोमेना होता है। ये खास तौर पे जो अमेरिकन रॉकी माउंटेन्स हैं उनमें लीवर्ड साइड पे जब क्लाउड जो है ना वो नीचे जाता है तो वो टेम्परेचर यकदम राइज करता है। तो नॉर्मली पाकिस्तान में जो बेल्ट है आपकी सेंट्रल पाकिस्तान और इसके अराउंड जितना भी इलाका है ये भी वार्म होता है। तो वार्मिंग की वजह से, लेकिन इसकी जो होती है ये बड़े फ्यू मिनट्स के लिए होता है, मतलब चंद मिनट के लिए होता है, ये कोई ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है ना अलग अलग करे। तो हमारे यहाँ हीट वेव जो है ना वो इम्पैक्ट ज्यादा करती है। जी अच्छा, हीट वेव भी है, टेम्परेचर भी है। कराची की बात कर लें, वहाँ पे टेम्परेचर 38 डिग्री है, लेकिन ह्यूमिडिटी की बात करें 78% है। क्या ये हीट स्ट्रोक का सबब बन सकती है? देखिए, ये गर्मी जो है ना वो तो जाहिर बात है जो हीटिंग हुई है मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन साथ साथ जब वेस्टर्ली आती है थोड़ा सा कंफर्ट जो है ना वो मिल रहा है मुख्तलिफ इलाकों में। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर इंसान सेंसिटिव होता है क्लाइमेट से डिफरेंट तरीके से, हर एक की बॉडी जो है ना वो डिफरेंट से बिहेव कर रही होती है। जी। तो मेनली जो है ना इसका कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ लोग जो है ना सेंसिटिव जो होते हैं वो उनको जो है ना। सही। अच्छा इरफान साहब, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है, मई जून का बहुत सोचता है इंसान के बहुत गर्मी होगी, मई जून जैसी गर्मी होगी, और लेकिन अभी हमने देखा बारिश भी हुई है। तो मई जून में क्या सूरत हाल होने वाली है? मौसम अगर हम देखें गर्म ज़्यादा रहेगा या थोड़ा बेहतर होगा, बर्दाश्त के काबिल होगा? नॉर्मली अमूमन जो है वो हमारे जो मई और जून के जो महीने होते हैं वो वार्मेस्ट महीने हैं पाकिस्तान में। तो जो एक्सट्रीम्स टेम्परेचर एक्सट्रीम्स जाती हैं वो भी इन्हीं महीनों के अंदर जाती हैं। मई में जैसे कि हमारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग सरबत में हुआ पिछले सालों में, तो वो भी जो है ना वो मई में हुआ है।
तो इसलिए जो ये महीने होते हैं इसमें वार्म रहता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्पेल जो है ना मई के पहले हफ्ते में आ रहा है और इसके बाद भी 1 या 2 स्पेल आ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा असर नहीं होने वाला कि टेम्परेचर टूट जाए। अच्छा इरफान साहब, लास्टली जरा इस पर भी, अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो इस बात पर भी कमेंट कर दें कि कराची में जनाब बड़ा एहतमाम किया जा रहा है PSL मैचेस के लिए, मॉइस्चर जो है वो कितना असरअंदाज हो सकता है मैचेस पर? देखिए, मॉइस्चर जो है ना, कराची में जो पैटर्न चेंज होता है वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, इसमें क्योंकि वेदर सिस्टम उधर से मगरबी हवाएं जब अप्रोच कर रही होती हैं तो सी ब्रीज वहां पर चलना शुरू हो जाती है, तो वो वेदर बाज़ औक़ात वहां पर प्लेजेंट भी हो सकता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आ सकता है जब सी ब्रीज चलेगी। लेकिन जब सी ब्रीज नहीं होगी तो वो टेम्परेचर राइज कर देगा और मॉइस्चर लेवल जो है ना वो बढ़ सकता है, उससे जो है ना गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो सही, गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो सकती है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का, और जिस तरह से हम मौसम कर रहे हैं, मौसम जो है दिन ब दिन रंग बदल रहा है और कभी बारिश हो रही है कभी गर्मी हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम ऐसा रहेगा, गर्मी के हम देख रहे हैं उसकी शिद्दत में इजाफा ही होगा, कुछ बारिशें मुतवक्के हैं, कहीं कहीं बारिश हो सकती है अगेन, लेकिन आज का मौसम खैर एंजॉय करना चाहिए अगर मौसम खुशगवार है तो क्यों नहीं। अब मौसम एंजॉय करने की बात हो रही है तो थोड़ा सा डरा भी देना करने की बात तो हो रही है। हम जब आए थे तब तक तो ठीक था, अभी स्टूडियो में जब निकलेंगे तब पता नहीं क्या हाल होगा, तब पता नहीं क्या हाल होगा। लेकिन मोबाइल जो है वो हम हर मौसम में उज़ैर इस्तेमाल करते हैं, और जब इतना बेमौसम भी इस्तेमाल करते हैं, जब इतना इस्तेमाल करते हैं तो ख़तरा भी मंडलाता है। और आजकल जहाँ टेक्नोलॉजी ने हम देखते हैं ज़िंदगी आसान की है, वहीं कुछ डिजिटल लुटेरे भी हमारे मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए हमारे घरों में दाखिल हो चुके हैं। और आपको भी कभी ना कभी ऐसा मैसेज ज़रूर आया होगा कि मुबारक हो, आपका इनाम निकला है या आपके अकाउंट में मसला है, इस तरह का भी कुछ मैसेज आया होगा और इस लिंक पर आप क्लिक करें ये कहा जाता है। तो इससे जी फिशिंग मतलब कि मछली को दाना डालकर जाल फंसाना, ये टर्म यूज की जाती है। और पीटी ने बाकायदा वार्निंग दी है कि लोग इतने सादा ना बने कि किसी के कहने पर अपना OTP या शनाख्ती कार्ड नंबर शेयर कर दें। ये जालसाज इतने होशियार हो गए हैं कि उनकी जी वेबसाइट बिल्कुल असली लगती है, एक छोटी सी गलती और आपकी ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो एक लम्हे में गायब हो सकती है। और 100% दुरुस्त बात है ये लोग दरअसल इंसानी नफ्सियात और लालच से खेलते हैं। एक बात जनाब आपने पल्ले बांध लेनी है कि दुनिया का कोई भी बैंक या इदारा आपसे कभी फ़ोन पर आपकी प्राइवेट मालूमात इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा। और अगर आपको लगता है कि किसी मशकूक लिंक पर आपसे गलती से क्लिक हो गया तो घबराने की बजाय फ़ौरन अपने तमाम पासवर्ड्स को बदलें और आप अपना अकाउंट भी टेम्परेरी ब्लॉक कर सकते हैं। मुतल्लिका इदारों को भी बताएं और अपने अकाउंट्स पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर ऑन रखा करें। ये आपके डिजिटल वॉलेट का बड़ा मजबूत ताला है, बस थोड़ा सा आपने आगाह रहना है, होशियार रहना है। और आगाह तो हम आपको जनाब कर ही रहे हैं, जो कि आपका बेहतरीन दिफा भी है, हथियार भी। और इस पैगाम को अपने घर के बुजुर्गों के साथ बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं। यस, और हम भी इस तरह के केसेस जानते हैं कि बुजुर्गों को किस तरह उन्होंने नफ्सियात के साथ खेलते हुए प्रेशराइज किया कि नहीं करेंगे तो जनाब ब्लॉक हो जाएगा। ये तो वो बेचारे इतनी पेंशन जो होती है, मैंने तो मेरे सामने का एक वाकया कि एक बुजुर्ग थे और उनकी सारी पेंशन वो जमा करते थे और बस एक क्लिक का जिस तरह ही मैसेज आया उन्होंने क्लिक किया और वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो गवा बैठे। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे भी आई थिंक ये पेंशन वालों पे भी खास इनका हदफ होता है। मैं जिनको जानता हूँ उनको ऑफिसर हैं अच्छे खासे, तो वो रिटायर हुए और उनकी जनाब आप समझ लें कि रिटायरमेंट पे उन्हें जो अच्छी खासी एक भारी रकम मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी सर्विसेज के वजह से उन्हें मिली। शायद हैकर्स को भी ये मालूम था, ये चोरों को भी मालूम था, उन्होंने कॉल करके उन्हें इस तरह से उनकी नफ्सियात से खेलते हुए उनका OTP लिया और उनके सारे पैसे वहां से निकाले। ये तो ये ई चालान वाले मैसेज आपको आते हैं, ये बहुत ज्यादा पूरी वेबसाइट क्रिएट है और आप वहां लिंक कर दें। मतलब आप सोचते हैं मुझे चालान शायद हो गया है, डर के मारे आप उस लिंक को ओपन करते हैं। मेरे साथ तो बहुत बार हो चुके, इतने ही चालान वाले मैसेज आते हैं, खुदारा उनको मत ओपन करें। और ई चालान जब भी आएगा वो मतलब चालान हो इतने धड़ाधड़ रहे हैं कि लोगों को लगता है ये वाला भी शायद मेरा होगा या सही हो सकता है, और वो होता भी कोई अननोन नंबर है। ई चालान अननोन नंबर से नहीं आएगा। ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए कि कोई वैलिड अगर कोई इदारा है वही आपको सेंड कर सकता है। तो वेबसाइट पर जाकर अपना चालान चेक करें, यहाँ इसको क्लिक करके आपने ये रिस्क नहीं लेना। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाज़रीन। और उज़ैर, अब सेहत के हवाले से अगर हम बात करें, शुगर का जो मरज़ है पाकिस्तान में हम देख रहे हैं बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां शुगर के मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये मरज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हालात किस कदर ख़तरनाक हैं, अंदाज़ा लगाएं कि हर चौथा पाकिस्तानी शुगर का मरीज़ है और लोग सारी ज़िंदगी एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, इंसुलिन लगाते हैं, लेकिन अक्सर शिकवा करते हैं कि गुर्दे मुतासर हो रहे हैं, जिस्मानी कमज़ोरी बढ़ रही है। ऐसे में लोग एक सेफ साइड ढूंढते हैं जहां इलाज तो हो पर साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, और होम्योपैथी का नाम जी जहन में आता है, मगर सवालात यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं कि क्या वाकई छोटी छोटी मीठी गोलियाँ या ड्रॉप्स इस खामोश कातिल यानी कि शुगर को काबू कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और महम, आपने ठीक कहा है, लोग होम्योपैथी को सिर्फ नज़ला ज़ुकाम तक महदूद समझते हैं जो इससे नावाकिफ़ हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में अब इस पर बहुत काम हो रहा है। आज हम जानेंगे कि क्या होम्योपैथी सिर्फ शुगर को कंट्रोल करती है या बराह रास्त पैंक्रियास असरअंदाज होकर उसे दोबारा काम के काबिल बना सकती है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब, और आप लाहौर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के साबिक वाइस प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में किसी अथॉरिटी से कम नहीं है और हमने आज खुसूसी तौर पर उन्हें दावत दी है। डॉक्टर साहब हमें ये भी बताएंगे, सिखाएंगे बल्कि, कि डाइट, लाइफस्टाइल और होम्योपैथी का वो कौन सा कामयाब फार्मूला है जो शुगर के मरीज़ की ज़िंदगी को बदल सकता है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइएगा कि ये मरज़ जो है, सबसे पहले हम इसकी रीजंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है कि कंट्रोल में ही नहीं आ रहा? तकरीबन 25% से ज़्यादा हमारी आबादी है जो शुगर की मरीज़ है, हर घर में पेशेंट है शुगर का। कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं? ये देखिए जी, शुगर के लिए असल में थोड़ा सा बंदे को लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं और लाहौर में जो आ गए हैं लोग ज़्यादातर, वो उसमें ये होता है कि सारे लोग ना एक्सरसाइज करते हैं, खाया पिया लेटे रहे। ख़ास तौर पे जो ज़्यादा अमीर लोग हैं वो तो एक्सरसाइज करते ही नहीं है ना, और इस वजह से आस्ता आस्ता मोटापा आ जाता है। मोटापा जो है वो 90% फिर वो चांस हो जाता है शुगर होने का। तो उसके अलावा हमारी ग़िज़ा जो है उसमें भी हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें यूज़ करते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इस वजह से फिर शुगर जो है ना वो इंसान को हो जाती है। आस्ता आस्ता लबलबा जो है पैंक्रियाज वो कमज़ोर हो जाता है। उसकी वीकनेस से उसका काम ये होता है कि वो इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन जो है वो जिस्म के अंदर शुगर को कंट्रोल करती है। तो जब वो थोड़ा वीक हो जाता है, शुगर कंट्रोल नहीं रहती, वो फिर यूरिन के ज़रिए ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाता है, यूरिन में आना शुरू हो जाती है। तो ये सारे वजूहात हैं इसकी, क्योंकि शुगर जो है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ इसकी वजह से फिर और बहुत बीमारियाँ होती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखें होम्योपैथिक दवाइयों के हवाले से बात करें तो अक्सर ये भी कहा जाता है हलाल हराम की बहुत ज़्यादा बहस होती है। क्या बेशतर उलमा की राय इसके इस्तेमाल के हक़ में है या अगेंस्ट है? नहीं, देखिए, उलमा की राय तो अपनी जगह है। वो तो अब तो मेरा ख्याल मैंने नहीं सुना कभी कि वो ये कहते होंगे उलमा, लेकिन ये है कि इसमें वो थोड़ी सी अल्कोहल इस्तेमाल होती है। वो भी 90% दूसरी दवाई, 90% अल्कोहल होती है, बाकी दवाई होती है। लेकिन वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होती है, दवाई को जो है वो एक्सपायर ना हो, उसका असर पूरा रहे। और ये हम टैबलेट पे जब डालते हैं तो वो सारा कुछ उड़ जाता है। सिर्फ दवाई जो है वो यानी क्वांटिटी ही उतनी रखी जाती है जितनी इलाज के लिए ज़रूरी है। दीन इस्लाम भी इजाज़त देता है। इसमें तो एलोपैथिक दवाइयों में भी यूज़ होती है इतनी तो। सही। अच्छा, हमें ये भी बता दें कि इससे ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो लोग ये समझते हैं कि ये इलाज जो है ये बड़ा लंबा है, कि ये बड़ा लेंथी इलाज है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बड़ी देर बाद कहीं जाकर आते हैं। असल में ना पहले तो ये बड़ा लंबा होता था, लेकिन अब इसका जदीद दवाइयाँ और आ गई हैं, यहाँ तक इंजेक्शन पीने वाले भी आगे हुए हैं। ओके। और इसमें जो है ना वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आप दवाई खाएंगे फ़ौरन आपको आराम आएगा। वाह, ज़बरदस्त। एलोपैथिक की तरह। जी, एलोपैथी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि एलोपैथिक की हम दवाइयाँ खा रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और शुगर के पेशेंट की अगर बात करें तो रेगुलर रूटीन में अगर वो मेडिसिन नहीं खाएंगे तो प्रॉब्लम में ही रहेंगे। अगर हम इस होम्योपैथिक की दवाइयों की बात करते हैं, कितनी ड्यूरेशन, कितना अर्सा अगर कोई मरीज़ है इसको खाए तो वो शुगर क्या होगा, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी? जी, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारी मेडिसिन हम उसके साथ जब मेडिसिन ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वज़न भी, पेशेंट ज़्यादातर मोटे होते हैं, उनका वज़न भी कम हो जाता है। अच्छा। जब आपका वज़न 10-15 किलो कम हो जाएगा आपको शुगर आएगी नहीं। ये टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूँ। ये रिवर्सेबल बीमारी है और इसमें ये टाइप 1 का और साहब होता है, उसमें इंसुलिन लगती है 30 साल से पहले जो होती है।
तो वो उसमें हमारी दवाई अगर यूज़ करें तो वो उनके जो इंसुलिन यूनिट्स हैं ना वो कम हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन टाइप 2 में जो है ना वो आस्ता आस्ता ये रिवर्सेबल हो चुकी है। हाँ जी। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब, एक तो बड़ा ज़बरदस्त आप बता रहे हैं कि वेट कम हो जाता है, ज़ाहिर है बढ़ते वजन से ये सारे मसाइल हैं, जब उसी को जड़ को ही आप पकड़ लेंगे तो फिर तो मसला हल हो जाएगा। ज़रा एक्सप्लेन भी कर दें कि जो होम्योपैथिक अद्वियात हैं खून में मौजूद ग्लूकोज को कम करती हैं, उसका लेवल कम करती हैं, या ये फिर आपके अंदर जो शुगर को एब्जॉर्ब करने की आपकी बॉडी के अंदर सलाहियत है उसको बेहतर करती हैं? ये दोनों चीज़ें करती है। इसमें पैंक्रियाज को ये एक्टिव करती है। हमारी दवाइयाँ जो हैं इंसुलिन वो खुद ब खुद पूरी बनना शुरू हो जाती है जिस्म के अंदर, ठीक, जिसकी कमी होती है। पैंक्रियाज खुद ही एक्टिव हो जाता है, वो मरता नहीं है। टाइप 2 में ख़ास तौर पे वो मरता नहीं है, उसका काम ही इंसुलिन बनाना है और वो आस्ता आस्ता एक्टिव हो जाता है इन दवाइयों। सही। अच्छा, ये पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है, किस तरह से फिर उनका इलाज किया जाता है? क्योंकि कुछ लोगों को शुगर जो है वो किसी की हाई है, किसी की लो है। हाई शुगर में क्या फिर क्राइटेरिया होता है और लो शुगर में? असल में ना उसकी हम अगर किसी की बहुत हाई जा रही है उसके हम ट्रीटमेंट जो है ना डोज उसकी बढ़ा देते ठीक है। हैं और उसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, यानी आधे घंटे बाद भी आप मेडिसिन रिपीट कर सकते हैं, इनका नुकसान कोई नहीं है। अगर उसकी कम लेवल है तो उसकी फिर मतलब दवाई जो है वो उसके डोज कम कर देते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो जो लोग इंसुलिन लगाते हैं, एक तकलीफ दे अमल भी है और मतलब कुछ भी कहीं पे भी गैदरिंग में बैठे हैं, बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम होता है साइकोलॉजिकली भी कि उठ के जाना, फिर वो इंसुलिन इंजेक्ट करना, फिर आके वो खाने की मेज़ पे ज्वाइन कर रहे होते हैं। क्या उनकी इंसुलिन बिल्कुल भी छुड़वाई जा सकती है या ऐसा मुमकिन नहीं, सिर्फ कम हो सकती है, उसकी डोज कम हो सकती देखिए, है? अगर एक बंदा 40 यूनिट ले रहा है जी, अगर वो 10 यूनिट्स पे आ जाता है तो ये बेहतरीन है। 10 यूनिट 30 की रिडक्शन। हाँ जी। तो इंसुलिन उसको ज़रूरी चाहिए होती है क्योंकि उसका पैंक्रियाज जो है वो एक्टिव नहीं होता, सही, वो इंसुलिन नहीं बना रहा होता, सही। इसलिए उसने इंसुलिन लेनी है। सही। ये टाइप 1 की बात कर रहा टाइप 1 हूँ। टाइप 1 की। टाइप 2 में तो मेडिसिन छूट जाती हैं सारी, अगर कोई अंग्रेजी खा रहा है वो छूट जाती हैं। हमारी दवाई जो है वो 6 महीने यूज़ करें तो उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, आपका ये दावा है 6 महीने के लिए? जी जी। 6 महीने में मतलब शुगर जो है वो रिवर्स हो सकती है, टाइप 2 शुगर। अच्छा, ऐसे में एहतियात क्या करनी होती है? डाइट में क्या क्या, बचना कैसे है, बचना कैसे है? अभी तक क्योंकि महफूज है। अक्सर लोग दवाइयाँ, ये जो एलोपैथी दवाइयाँ ये खा रहे होते हैं और परहेज भी नहीं कर रहे जी होते हैं। जी। इसमें ये है कि आजकल गुज़ा जो है ना इसी की वजह से ये शुगर हो रही है टाइप 2 जो है। ब्राउन राइस खाना चाहिए, ब्राउन आटा आ गया हुआ अब तो, मल्टीग्रेन आटा भी उसको कहते हैं, वो खा लें। घर में भी बना सकते हैं, बेसन डाल के, जौ, बाजरा वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल के खुद बना लें रोटी उसकी, वो आप खाएं। सुबह नाश्ता करें, 2 अंडे ले लें, उसके साथ चाय ले लें। दोपहर को फिर आप 2 अखरोट ले लें और 6-7 बादाम ले लें। उससे भूख भी मारी जाती है, बंदे का वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। ठीक। तो फिर 3-4 बजे आप चाय ले लें, साथ कोई जो नमक चीनी के बगैर जो होता है बिस्किट वगैरह ले सकते हैं। रात को फिर आप जो है ना वो जो ब्रेड होती है मल्टीग्रेन की वो ले लें। साथ सालन कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि तली हुई चीज़ें ना हो ज़्यादा। सब्जियां ले सकते हैं, सब्जी और फल भी साथ खा सकते हैं। फल जो है उसमें सेब, अमरूद वगैरह, नाशपाती, अब ये तीनों फल जो हैं ये कब्ज़ भी सही करते हैं। ये नहीं कि आम का सीज़न आ रहा तो आप आम भी शामिल कर लें, खाना शुरू कर दें कि डॉक्टर साहब ने कहा था फल खाने हैं। अगर खा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो छोटा आम एक खा सकते हैं आप। ज़्यादा मीठे फल बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ जी, कभी कभी ज़्यादा मीठे फल मना होते हैं, जिसमें मैंगो है, बनाना है, और इसके अलावा ये दूसरे जो फल हैं अंगूर है जैसे। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने ये बड़ा अच्छा डेली का डाइट प्लान बनाया है, इसमें वेरिएशन करनी हो, मतलब आप प्रोटीन जो है इस्तेमाल कर लें उसमें, और आप उसको ग्रिल फॉर्म में यूज़ कर लें। जी कर सकते हैं, उसमें बारबेक्यू कर सकते हैं, मीट भी कर सकते हैं, बारबेक्यू बना लें उसकी। ऑयल ज़रा कम हो, ऑयल जो है ऑयल बहुत नुकसानदेह है। ये जितने बीमारियां हो रही हैं ज़्यादा ऑयल की वजह से हो रही हैं। 4 आपने ऑयल यूज़ करने हैं जी। देसी घी, सरसों का तेल, नारियल का तेल और जैतून का तेल। अच्छा, इसमें जो जैतून का तेल है ना, इसको इसमें भी आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो आता है वो खालस होता है, वो आपने यूज़ करना है सालन में, और सारा उससे जो है ना आपकी 100 बीमारियां कम हो जाएंगी। लोग समझते हैं कि वो महंगा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपने चंद ड्रॉप्स ही डाल के काम चलाना है। ड्रॉप डालने हैं, उससे बीपी भी, हाँ जी, सेहत भी तो बचती है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, यही मैं पूछने वाली थी, बहुत सारे शुगर पेशेंट ऐसे हैं जिनके साथ बीपी भी चलता ही चलता है। उन्होंने अगर शुगर की दवाई खाई है तो बीपी की भी डेली दवाई खाएंगे तो सर्वाइवल है, तो इससे भी छुटकारा मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। इसमें यही है कि फिर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, जैतून का तेल खाना है। ठीक है। सुबह उठ के जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं देसी थूम जी,
ठीक है, वो दो जवे लेने हैं सुबह के टाइम, वो लेने हैं, उससे जो है ना ब्लड भी पतला रहता है, थिनर हो जाता है। तो उनको फिर जो मरीज़ है उनको वो ये ब्लड पतला करने वाली मेडिसिन भी खाने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह ये एलोपैथिक में मतलब एस्प्रिन, डिस्प्रिन, वो बंद हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएं कि जो शुगर के पेशेंट हैं, यूरिनेशन का उन्हें बड़ा प्रॉब्लम है, रात को भी फिर उन्हें जो है वो नींद भी नहीं आ रही होती इस वजह से, उसके लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं टाइप 2 के पेशेंट्स को? उसके लिए हमारी बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, जिसमें से वो रात के लिए अलग होती है दवाई, दिन के लिए अलग है, यूरिन ज़्यादा आ रहा है उसकी अलग है, प्यास कम लग रही है डॉक्टर उसकी साहब, आपने अलग जो दवाई। बताया कि आपका चैलेंज है 6 महीने में, जी, जी। अल्लाह ताला के फजल से कि जो है वो रिवर्स हो जाती है। जी। नताइज आपको कितनी देर में, जब आप स्टार्ट करते हैं ये मेडिसिन लेना और साथ अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो कितनी देर में रिजल्ट शो होना शुरू हो जाते हैं आप? रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यानी कि आप जो अगर अपनी एलोपैथी दवाइयाँ खा रहे वो ना खाएं। जी जी, ठीक, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और वाकई जी जो टाइप 2 शुगर है वो रिवर्सेबल है, तो अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं, डाइट बेहतर करते हैं और होम्योपैथिक में इसका इलाज भी, और 6 मंथ ये रिवर्स भी हो सकती है, तो इससे बेहतर और क्या है? सबसे बेहतर ये, अगर आप महफूज हैं तो अपनी डाइट को आज से ही आप दुरुस्त करें और जो ऑयल्स हैं उनका इस्तेमाल कम करें, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल कम करें ताकि आप भी शुगर से महफूज रह सके और बहुत सारी बीमारियों से। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उज़ैर, आज तो मौसम कदरे बेहतर है, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है, और इन चंद बारिशों के बाद फिर से हम देखेंगे मौसम फिर वैसे का वैसा ही हो जाएगा, और पाकिस्तान के कई शहरों में हीट वेव का अलर्ट भी है। और सच तो ये है कि इस तेज़ धूप में सिर्फ पानी पीना काफ़ी नहीं लगता, इंसान का दिल करता है कुछ ठंडे ठंडे मशरूबात पिए, और लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि ठंडा यानी कि कोई सोडा पी लेते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं, गर्मी से आते हैं फ़ौरन फ्रिज खोली और ठंडा पानी पी लिया। मैं तो हैरान हूँ कि ये लोग स्लश कैसे पी लेते हैं, स्लश पीते हैं, इतनी शदीद बर्फ वाला, वो बर्फ ही होती है उसमें, और तो मुझे कुछ नहीं लगता उसमें, और फ्लेवर ऐसे है ही बस। तो वो पता नहीं आपकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, आपको आइडिया भी नहीं होता, आप बस ये सोच रहे होते हैं कि चलें जी ठंडक का एहसास मिल रहा है। मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मेरा गला जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। और बिल्कुल ये परेशानी जायज़ है, और अक्सर लोग कोल्ड ड्रिंक्स को समझते हैं कि जनाब ये पियेंगे ठंडक हो जाएगी, मैदा भी बेहतर हो जाएगा, जबकि वो अपने बॉडी को मज़ीद डिहाइड्रेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया जाए जो जड़ी बूटी और कुदरती ग़िज़ाओं की ताकत से हमें इस गर्मी से बचना सिखा दे। तो हमारी बहुत ही प्यारी आपा नईमा आपा हमारे साथ मौजूद है, और बड़ा ज़बरदस्त उनका एक्सपीरियंस भी है। आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बता दें कि अब गर्मियों में हमारी ड्रिंक क्या होनी चाहिए जो पूरा गर्मी के सीज़न हम पीते रहें और इन कोल्ड ड्रिंक से जान छुड़वा लें? कोल्ड ड्रिंक से तो मैं कहती हूँ कि जान छूटनी चाहिए ना हमेशा के लिए। पता नहीं लोगों का क्या, आपने बिल्कुल सही बात की कि लोग स्लश कैसे पी लेते हैं, मैं खुद उन पे हैरान होती हूँ। बहुत खट्टा कैसे खा लेते हैं, पी लेते हैं, मैं उन पे हैरान होती हूँ। लेकिन ये है कि बात ये कि गर्मी से बचने का है आजकल। आज थोड़ा सा मौसम को रहम आया हुआ है, लेकिन फिर ये आंखें दिखाएगा। तो ये है कि उससे पहले मैं आप लोगों को वो रेमेडीज, वो टोटके बता दूं कि जो आप गर्मी से ठंडे वक्त में बना ले ताकि गर्म वक्त में काम आए। ठंडे वक्त में बना ले क्योंकि गर्म वक्त जल्दी आने वाला है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे नाश्ते पे। देखिए दिन का आगाज जहाँ से होता है, तो सुबह रात को आप इमली और आलू बुखारा और गुड़ मैं इसलिए स्पेशल लेके आई हूँ। साथ में मेरे पास हमेशा जब भी मैं इधर आ रही हूँ आप लोगों को हमेशा इस तरह का गुड़ नजर आता होगा। ये खालिस है और ये 1 साल पुराना तो फेवरेट है ये। हाँ, ये खालिस है क्योंकि देखिए इसकी शक्ल पता है क्या, जितना व्हाइट हम लेते हैं उसमें इतना कास्टिक, इतना सोडा डालते हैं तो फिर वो खालिस नहीं होता। तो हम खालिस बनवाते हैं गुड़। रंगों में भेदभाव नहीं करती वो। बिल्कुल बिल्कुल, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, असली की तरफ जाना चाहिए। तो आप रात को इमली, आलू बुखारा और थोड़ा सा गुड़ रात को पानी में भिगो के रख दें, बेहतरीन। और सुबह उठ के अच्छी तरह उसको मल के और छान के आप सुबह का जो आगाज है ना अपना पानी पीने का, आप उससे करें। उसमें थोड़ा सा तुख मलंगू जो है वो सोख करके रख लें, थोड़ा सा मिक्स करके वो पिए। सुबह तकरीबन 1-1.5 गिलास 2 गिलास आप पेट भर के पिए। इंशाल्लाह आपको जो एक गर्मी का एहसास है ना, जो हाथ पांव भी जिनके जलते हैं, जिनके हाथ पांव भी जलते हैं, उनको भी सुकून आएगा। मेरा भी बड़ा फेवरेट ड्रिंक है और आपने बड़ा अच्छा उसका तरीका बताया कि लोग चीनी डाल के ना उसकी अफादियत खो देते हैं। चीनी तो डाल के तो अफादियत आपने खो दी। इसको मिट्टी की हंडी में मैं जो बनाती हूँ ना, मिट्टी की हंडी है मेरे पास, मिट्टी का जग है, मिट्टी के गिलास हैं, ठीक है, मैं उनमें ही सोख करती हूँ अच्छी तरीके से मल के, फिर उनको स्ट्रेन कर लेती हूँ। स्ट्रेन करके तुखमे बलंगू या चिया सीड, आजकल है चिया सीड,
मिक्स करके बच्चों को वो देती हूँ, सही। तो वो बेहतरीन होता है। उससे क्या होता है कि एक तो सारा दिन बच्चे बाहर भी जाते हैं, जाहिर सी बात ऑफिस भी जाते हैं, काम भी करते हैं, तो गर्मी का एहसास हमें नहीं आपने होता। आपा बड़ा समझा हुआ है, हम भी बच्चे हम अपने घर की बात करें, सारे ही बच्चे मेरे, मैं सबकी आपा हूँ। अच्छा, सेकंड आ जाता है नाश्ता। नाश्ता इस मौसम में क्या करना चाहिए? इस मौसम से लेके तकरीबन जब तक मानसून स्टार्ट हो जाता है, एक नाश्ता आप फिक्स कर लें। उसमें है जौ और गंदुम, इसका दलिया, ठीक है ना। जौ और गंदुम का दलिया, आपने जौ थोड़े से ज्यादा लेने, गंदुम थोड़ा सा कम लेना है। और अगर आपको क्या कहते हैं शुगर वगैरह नहीं है, आप हेल्दी हैं, अपने आप को और मजीद हेल्दी रखना चाहते हैं, तो उसके अंदर अगर आपने एक मुट्ठी जौ, एक मुट्ठी आपने सॉरी 2 मुट्ठी जौ का दलिया, 1 मुट्ठी आपने गंदुम का दलिया, और थोड़ी सी उसमें आधी मुट्ठी आपने डाल देनी है चने की दाल, और थोड़े से चावल। आप ये दलिया बना के देखें, नमक वाला दलिया, ठीक है। और उसको खाना किस चीज से? सुबह निहार रात को बना के रख दें। सुबह या तो आप दही से लें या आप दही की लस्सी बना के उससे लें। मैं कहती हूँ दिन भर आप बाहर जहां मर्जी गर्मी में काम करें। खासतौर पे मैं उनका ख्याल रखती हूँ, क्योंकि पहले तो लोग खेतों में लाइयां करते थे, लाइयां उनको बोलते जो गंदुम काटते थे, ठीक है ना। लेकिन अब तो हार्वेस्टर आ गए हैं, हार्वेस्टर आ गए हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इस गर्मी में भी लोग अब ये राइडर हैं, रिक्शे वाले हैं, मेहनत तो कर रहे हैं ना। वैसे भी इतनी गर्मी में दिल नहीं करता। और आजकल मैं कहती हूँ उससे ज्यादा गर्मी, उस जमाने में एसी नहीं थे, आजकल तो गाड़ियों में एसी, आप रोड पे निकल ही नहीं सकते हैं। इस तरह एकदम से गर्मी जो वो काटती है, गर्म हवा काटती है। तो ये खास तौर पे उनके लिए आप सुबह इमली आलू बुखारे का शरबत पिएं, और दूसरा ये कि आप दलिये से नाश्ता करें, ठीक है। अगर आपको अवेलेबल हो छाछ वाली लस्सी, जो चाटी की लस्सी होती है, मैं कहती हूँ वो बेहतरीन है, इससे बड़ा कोई गर्मी का तोड़ नहीं है। लेकिन फिर भी अभी आज क्योंकि ठंडा मौसम है, तो मैं इस मौसम में आपको आज बनाना बताऊंगी। आपने क्या शरबत घर में बना के रखना है, जो लुए जो है, हाँ बिल्कुल आपको नजर आ रहा है। आप उससे पहले ये बता दें, लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जो कच्ची लस्सी वो पीते हैं जिन्हें चाटी की नहीं दस्तयाब है, और वो और नमकीन स्कंजवी, ये किस किस सीजन के लिए? बरसात के लिए क्या, और शदीद गर्मी में इन दोनों में से क्या लेनी चाहिए? देखिए शदीद गर्मी में, देखिए गर्मी का मौसम है, जब तक आपको स्वेटिंग हो रही है तो आपको नमक और जो लेमन वाली जो है शिकंजी, ठीक है। चीनी तो हम तो आजकल तो चीनी को अवॉइड करते हैं, शक्कर वक्कर डाल, शक्कर थोड़ी बहुत डाल लेते हैं, मेरे जैसी शक्कर भी नहीं डालती है। तो आप जब तक स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, ये बात जहन में रखिए, जब तक स्वेटिंग का मौसम है आप उस वक्त तक शिकंजी ले सकते हैं। बाकी आगे बात, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको जोड़ों का दर्द है, ठीक है, जिनको जोड़ों का वो बस मगरिब से पहले आप लें, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो असल में क्या होता है कि हमारे मैदे को ठीक करती है। लेना क्या है, जिस तरह मैंने इसलिए बोतल उठाई थी कि जिस तरह मिसाल के तौर पे ये एक तकरीबन आपका 1.5 गिलास पानी बनता है, इसके अंदर आपने सिर्फ 2 चम्मच दूध डालना है, वो कच्ची लस्सी है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने इतना दूध और इतना पानी लो, ये नहीं, आपने इसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच दूध डाले, ये आपकी लस्सी बनेगी। इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, बस ये कच्ची लस्सी, ये वो लस्सी बनेगी जो अंदर आपके एसी लगा देगी, गर्मी को धो देगी, गर्मी को धो देगी। ऐसा दूध बनाना है जो और ये कोई जुबान पे छाले निकल आए या कुछ भी होता है तो कहते हैं गर्मी होगी, तो आप इसके लिए जनाब कच्ची लस्सी ठीक है। आपने नया मुझे एक मोड़ दे दिया, मैं आपको बता देती हूँ। जुबान पे छालों का अक्सर गर्मियों में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो उसका बहुत बेहतरीन एक आजमूदा टोटका मैं आपको देने लगी हूँ, जो होता है ना सब्ज धनिया, ठीक है, उसको फ्रिज में रखें, ठीक है, साबुत धो के रख लें, और उसको थोड़ा सा इतना सा लेके उसकी डंठल भी और साथ में उसको च्यू करें अच्छे तरीके से। मुंह में आपके कितने भी छाले हैं, चाहे बड़े बड़े छाले बन गए, आपके मुंह से रेड हो गया, तो काफी तरह से मुंह खराब होता है ना, तो आप उसके अच्छे तरीके से उसको च्यू करें, स्पिट कर दें, ठीक है। दिन में 3 बार ये प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह देखिएगा आपका मुंह ऐसा हो जाएगा कि आप चाहे मेडिसिन लेते हैं, कुछ भी करते हैं। और दूसरा ये कि आप इसका इस्तेमाल रखें, ये अंदर से गर्मी और साथ ही साथ ये चीजें भी आप इस्तेमाल करें, और जुबान का सही इस्तेमाल भी करें, जुबान का सही इस्तेमाल करें ताकि वो कटे ना। इसका नुस्खा बताएं मुझे। ये देखें इस मौसम में अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर मौसम में हर नेमतें उतारी हैं। अब इसको देख के ख्याल यही आता है कि उफ ये खानी नहीं है, खट्टा है, ठीक है, गला खराब हो जाएगा। लेकिन इसका जो फायदा है, आप यकीन माने कि आप लू में भी काम करेंगे ना, तो आपको गर्मी का एहसास एटलीस्ट नहीं, ठीक है, स्किन के ऊपर गर्मी लगेगी, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि गर्मी लगी बेहोश हो गया बंदा, इंशाल्लाह वो नहीं होगा। हीट वेव का तोड़ कह सकते हैं, हीट वेव का तोड़ कह सकते हैं आप इसको, बिल्कुल हीट वेव का तोड़ है। ये करना क्या है आपने, इसको जिस तरह हम बैंगन नहीं गर्म करते हैं, बैंगन का भरता बनाते हुए, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसको लो फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से पका लेना है, इस तरह पकाना है कि ये अंदर तक गल जाए, ठीक है, अंदर तक पक जाए, छिलका ना जले। या इसका दूसरा तरीका ये, इसको बॉईल कर ले, बॉईल करने के बाद ये सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल, तकरीबन 20-25 मिनट इसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद इसका छिलका उतार दें,
फिर इसका जो पल्प है, आप ये कहें कि आप यकीन माने कि आपकी गर्मी का तोड़ है, आपने करना ये इसका सारा जितना भी है, ये तकरीबन 1-1.5 kg आप ले लें। लेने के बाद उसमें तकरीबन 1/2 kg आपने गुड़ लेना है। गुड़ वही मैं आपको बताऊंगी, गुड़ आपने देसी लेना है, शक्ल पे नहीं जाइएगा, इसकी तासीर बहुत अच्छी है, ठीक है, खाली सही है। 1 kg आपने कैरी ले ली है, उसका पल्प निकाल लिया, तकरीबन वो निकल आएगा 3 पाव के बराबर। तो आपने आधा किलो क्या लेना है, गुड़। गुड़ को इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके, कच्चा ही, ठीक है, तोड़ के मिक्स कर ले, और साथ में थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च मिक्स करके इसको फ्रिज में रख लें। जब भी आपको टाइम बाहर जा रहे हैं, एक बोतल पकड़ी है आपने पानी की, ठीक है, उसके अंदर 2 चम्मच डाला है, मिक्स किया और अपने साथ रखें। ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़नी बाहर ये कोल्ड ड्रिंक, ये सोडे, ये कुछ भी पीने की। मैं कहती हूँ कि आप पूरी गर्मी जितना हो सकता है इसको बना के रखें, अपनों को भी, अपने आप को भी, अपने प्यारों को आप गर्मी से बचाएं। अब इसमें एक चीज और आएगी कि देखिए, जैसे कि मेरे जैसे डायबिटिक पेशेंट है, वो क्या करें, ठीक है, हम गुड़ नहीं लेते हैं, तो हमने क्या करना है, आप अगर कोई फ्लेवर इस्तेमाल करते हो, कोई स्टीविया वगैरह कुछ भी, तो आप वो डाल सकते हैं। अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ काला नमक, जीरा और सिर्फ सिंपल ये पानी, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट, बेहतरीन, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और दूसरा ये तो कि हाजमा बहुत अच्छा होता है, हाजमे के लिए बेहद अच्छा ड्रिंक है ये, इसको पाना बोलते हैं, ठीक है। और उससे भी बेहतर है कोई भी गेस्ट आ जाए, फटाफट जूस तैयार हो जाए। जूस तैयार हो गया। लेकिन चीनी से अवॉइड करें, सफेद चीनी से, ठीक है, सफेद चीनी से अवॉइड करें, ये देसी चीजें इस्तेमाल करें। नाश्ते में खास तौर पे आप दलिया का इस्तेमाल करें, हल्की गिजा। और खास तौर पे मैं ये कहूंगी कि जो बाहर बाइक पे जो जाते हैं, जो रक्शे वाले हैं, जो सब, आप अपने एक तो ड्रेस का ख्याल जरूर रखें। इस मौसम में आपको सूती और खुला कपड़ा पहनना चाहिए। दूसरा ये है कि आपने हेलमेट जरूर लेना। हेलमेट के नीचे खास तौर पे अगर बाहर गए हैं, खुदा ना खास्ता आपको एकदम से गर्मी लगी, आप बेहोश हो गए, तो कौन सी ऐसी चीजें कि जो आपके पास हर वक्त होनी चाहिए। एक पानी की बोतल हर सूरत घर से लेके निकले। दूसरा ये कि कपड़ा गीला करके आप अपने सर पे रखें, ठीक, कपड़ा सर पे रख के आप करें कि आपको एक तो ये, जब आपका सर तंदुरुस्त रहेगा, आपकी आंखें ठीक रहेंगी, तो ये कि आप इंशाल्लाह आप गर्मी से भी बचेंगे और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपा आपके वक्त का। और जी, गर्मी का तोड़ आपा ने बता दिया। और आपने दूर है ना, वो जो रोड्स पर मिल रहे होते हैं ना जूस, और वो जो सोडे वाली बोतलें खोलते हैं और स्क्रीन भरी हुई जूसेस होते हैं, खुदारा उनसे दूर रहें, अपनी लगे होते सेहत को हैं। बचाएं। आप देखें ड्रिंक्स के, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, सबको पता भी है, लेकिन देखें किस तरह से उनकी जनाब तशहीर की जा रही थी। तो ये चीज़ें जो है जनाब, इनकी तरफ आपको वापस आना पड़ेगा अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। यस, अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब कुछ शोबिस की दुनिया से बात कर लेते हैं। ज़ाहिर आपने नोट किया होगा कि अब जो ड्रामा है वो सिर्फ टीवी स्क्रीन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसका जो बेशतर हिस्सा होता है वो हम यूट्यूब और पॉडकास्ट पर भी चलता हुआ देखते हैं। और आजकल तो डॉक्टर बहू की बड़ी ज़्यादा धूम है। हर कोई बात कर रहा है कि कैसे एक प्रोफेशनल लड़की को घर और करियर के दरमियान जी बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं अब ड्रामों से ज़्यादा फ़नकारों के वो बयानात वायरल हो रहे हैं जो वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट में जाकर देते हैं। और कभी कोई अपने साथी अदाकारों के काम पर उंगली उठा देता है, तो किसी की हम देखते हैं जी ज़ाती ज़िंदगी को टारगेट किया जाता है, जो शायद जी पर्दे में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल पर्दा रखना चाहिए। और इस वक्त सबसे ज़्यादा तस्करा फिरदौस जमाल साहब का हो रहा है। हमारे लेजेंड अदाकार हैं और उनकी हालिया गुफ्तगू ने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने माजी के बड़े बड़े नामों और उनके किरदारों को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया, इससे इंडस्ट्री में एक तकसीम सी लगता है पैदा हो गई है। क्या पॉडकास्ट जर्नलिज्म की भी कोई हद है या नहीं है? इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया मारूफ क्रिटिक हारून शुएब साहब ने। हारून साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त रेटिंग और यूट्यूब ट्रेंड्स में कौन सा ड्रामा टॉप पर है, और अगर जो भी नाम आप लेंगे तो क्या वो अपनी कहानी की वजह से है या सिर्फ कास्ट जो है वो बहुत टॉप की है, इस वजह से वो हिट है? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और जो ड्रामा आजकल जिस तरह आपने भी जिक्र किया, बहुत ही ज़्यादा जो इस वक्त पीक पे जा रहा है, बहुत रेटिंग उसको मिल रही है, लोग उसको बहुत शौक से देख रहे हैं और उसने अपने साथ जो है ऑडियंस को जकड़ा हुआ है, वो है डॉक्टर बहू। और अगेन कहानी तो खूबसूरत है ही, लेकिन जाहिर है कि अदाकार एक लाइनअप है, बहुत बड़े बड़े अदाकार उसके अंदर आपको नजर आएंगे जो कि बहुत पॉपुलर है, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, ऑफ स्क्रीन भी ऑन स्क्रीन भी। तो कुबरा आपको नजर आ रही है उसमें, शुजा हैं, सबा परवेज बहुत खूबसूरत किरदार अदा करते हुए नजर आ रही हैं। उसके अलावा भी अदील हैं, शहजाद नवाज हैं, बहुत एक
बड़ा इंसॉम्बल कास्ट है इसका। जी और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो लोगों को अपने साथ जोड़े हुए हैं। कहानी हमारे लिए बड़ी रिलेटेबल भी है क्योंकि हम सब जी। जानते हैं कि पाकिस्तान के माशरे में जो है वो हमें एक पढ़ी लिखी डॉक्टर आइडियली बहू तो डॉक्टर चाहिए बहू होती है, लेकिन चाहिए साथ होती है। उसको रोटी भी बनानी आनी चाहिए। तो कुछ इसी तरह ताने बाने इसके जुड़ते हैं कि जो है वो कुबरा वो किरदार अदा कर रही है। लेकिन सबसे खूबसूरत जो बात लोगों को जी। पसंद आ रही है वो शुजा और कुबरा की केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है जी। जो कि बिल्कुल लोगों को बहुत अच्छी लग हारून, रही है। कुछ सीन्स को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, कुछ सेंसर भी किया गया, वो भी सोशल मीडिया पर बड़ी हलचल मची हुई है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर थप्पड़ मारता दिखा सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस दिखा सकते हैं, तो इस सीन में क्या कबाहत थी? बिल्कुल जी, इसी तरह ही है। रिश्ता उनका ज़ाहिर है कि वो मियाँ बीवी हैं, ज़वाजी ताल्लुकात उनके बीच में है, लेकिन हर चीज़ जो है वो स्क्रीन पे दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती। उनका रोमांस पहले ही बड़ा अच्छा जी। चल रहा था, हम सब उसको एन्जॉय कर रहे थे। केमिस्ट्री अपनी कायम हो चुकी थी। लेकिन उसके अंदर वो जो 1-2 इंटीमेट सीन्स दिखाने की उन्होंने कोशिश की, ज़ाहिर है कि वो टीवी के ऊपर तो चले, लेकिन जब यूट्यूब के ऊपर उन्होंने ये अपना एपिसोड अपलोड किया तो उसमें से उन्होंने वो सीन एडिट कर दिए जी। ताकि उनका कोई रिकॉर्ड ना रहे। वो एक दफ़ा चल गए, लेकिन उसके बाद जो है अगर किसी ने देखने हैं तो अब वो एडिटेड क्लिप्स के तौर पे देखे जा सकते हैं, जिसमें वो दोनों के बीच में एक इंटीमेट खूबसूरत सा मूवमेंट था जिसमें वो शुजा जो हैं जो हस्बैंड प्ले कर रहे हैं वो कुबरा को जो कि वाइफ प्ले कर रही हैं उनको वो साड़ी पहनाने की साड़ी पहनाने की, कोशिश जी। करते हैं और वो साड़ी पहनाते हैं। तो वो बहुत एक खूबसूरत सा मूवमेंट था। और अगेन यू नो ये वो एक प्राइवेट लम्हात होते हैं जो कि मियाँ बीवी के दरमियान में तो एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन शायद जी। उसको स्क्रीन पे देखना लोगों पे, के लिए yes। इतना लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं था। हारून एडिटर्स ने उसे सेव कर लिया लेकिन ताकि हारून महफूज आजकल रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। आजकल प्राइवेट लम्हात दिखाना ही ट्रेंड है। अब फिजाली को देख लेना, वो शौहर उनके उठा रहे हैं उन्हें, तो प्राइवेट लम्हात अब कहाँ प्राइवेट रहे हैं? बिल्कुल जी, उठाएं गिराएं लेकिन स्क्रीन पे तो ना लाएं। वायरल किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि फिर जब उसके ऊपर बैकलैश आता है, उसके ऊपर लोगों की कमेंट्री आती है, उसके ऊपर लोग जो है अपने ख्यालात का या अपने रिएक्शन का इजहार करते हैं, तो फिर ये फनकार जो है वो उसके बाद ये कहने का हक हो चुके होते हैं कि जी ये हमारी प्राइवेट लाइफ है, या ये जो है बात आपने हमारी जाती जिंदगी पे कर दी या जाती हमला कर दिया। भाई आपने अपनी जाती जिंदगी खुद खोल के लोगों के लिए एक क्यों पब्लिक दिखाई? प्रॉपर्टी बना दी। आपको बिल्कुल आपको पता है कि हमारे यहाँ आमतौर पे फनकार जो बिल्कुल, होते हैं, फिर वो हारून बहुत फिर कम शिकायत भी कर रहे होते हैं कि ठीक है हम पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज का सहारा ले रहे होते हैं। हमें ये बताइएगा कि पॉडकास्ट जर्नलिज्म की बात करें, फनकारों को एक तो हम देख रहे हैं कि अनफिल्टर्ड प्लेटफॉर्म भी मिल गया है। आपको लगता है कि इस आज़ादी ने फनकारों के वकार को फ़ायदा पहुंचाया या उनके कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट्स हैं उन चीज़ों ने उनके इमेज को डैमेज किया है? देखिए जी, एक तो ज़ाती ज़िंदगी होती है और एक ज़ाती ख़यालात होते हैं। उनको ख़यालात को भी ज़रा थोड़ा-सा सेंसर करना चाहिए। फ़नकारों को चाहिए कि वो ये समझें कि उनकी अपनी जो ज़ाती राय हो सकती है, उसका ज़रूरी नहीं कि वो हर पॉडकास्ट में इज़हार करें। और मैं फिरदौस जमाल साहब के हालिया इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने बड़े-बड़े सीनियर अपने साथी फ़नकारों के बारे में जो अपनी राय का इज़हार किया, उसके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े लेजेंड अदाकार जिस तरह के क़याम सरहदी साहब हैं या तलत हुसैन साहब हैं, उनके बारे में उनकी जो राय थी वो उनकी अपनी ज़ाती राय तो हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है किसी वजह से देता है, तो उसका थोड़ा-सा ख्याल करना चाहिए। मैं फिरदौस जमाल साहब के साथ बहुत काम कर चुका हूँ और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फिरदौस जमाल साहब अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो भी राय रखते हों, लेकिन आप पॉडकास्ट पे बैठ के इस किस्म की बातें ना करें। ये आपकी फैमिली है। हम सारे जो हैं वो मीडिया से किसी ना किसी तरह वाबस्ता हैं, तो ज़रूरी नहीं। या फिर हारून ऐसा तो नहीं है कि लोग वायरल होने के लिए या ट्रेंड पर आने के लिए या फिर कहीं ना कहीं खबरों की जीनत बने रहें, लोग उन्हें जाने समझें, तो जितना आप इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो ज़्यादा देखे जाते हैं, सुने भी जाते हैं। अब मीरा का अगर पॉडकास्ट ले लें तो जान के ये टैक्टिक्स होते हैं गैर मुनासिब सी बातें करना, या वैसे ही हो जाती हैं या फिर ये अब्रप्टली ऐसे कुछ मुँह से निकल जाता है, इनके क्या सिचुएशन होती है? अब जी मीरा वाली जो खिचड़ी पकी है उसमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बात ये है कि ये एक पेड पॉडकास्ट थी और मुझे पता है कि मीरा आमतौर पे जब भी कोई मीडिया एंगेजमेंट करती हैं या वो कोई इस किस्म की चीज़ करती हैं तो वो ज़रूर पेड ही होती है। तो ये इरशाद भट्टी साहब ने भी अपने बयान में इसको वाज़ेह किया कि भाई ये एक पेड पॉडकास्ट थी, हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे।
मीरा को पता था कि लाइन ऑफ क्वेश्चन क्या होगी। उसके बाद हम काफी दिन इंतजार करने के बाद मीरा ने बार बार अपनी मीटिंग्स को कैंसिल करने के बाद जब टाइम दिया, तो फिर जो मीरा ने बातें की और जो इरशाद भट्टी के साहब के सवालात थे, उस पे लोगों को बहुत ज्यादा अफसोस भी हुआ, हैरत भी हुई, क्योंकि इरशाद भट्टी साहब को हम एक दानिश्वर बुर्दबार सहाफत के तौर पे जानते हैं और वो उनके सियासी तज्जिए सुनते रहते हैं। तो ये मीरा के साथ जो उन्होंने किया, उसके ऊपर मैं यही कहूंगा कि ये एक वायरलिटी हासिल करने की एक डेस्परेट अटेम्प्ट थी दोनों तरफ से, मीरा की तरफ से भी और इरशाद भट्टी साहब बसद एहतराम कहूंगा कि उनकी तरफ से भी ये एक कोशिश थी कि किसी तरह, या उनको गुस्सा था क्योंकि वो कई दफा कई दिन से इंतजार कर रहे थे और बार बार जब आपको एक टाइम देकर उसके ऊपर फनकार नहीं पहुंचता, फिर जाहिर है कि गुस्सा तो इंसान को आता है। तो उन्होंने उस गुस्से का इजहार इस तरह किया कि उन्होंने मीरा की जाती जिंदगी के ऊपर इस तरह सवाल करने शुरू किए जैसे वो बाकायदा हमले और जिराह कर रहे हों। देखिए, आप मेहमान को बुलाते हैं तो मेहमान की इज्जत भी आप पर लाजिम होती है। तो बिल्कुल, तो दोनों को जो है वो थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए। समझ नहीं आती है, रियलिटी बहुत ही अलग होती है और जो पर्दे पर नजर आ रहे थे वो बिल्कुल ही अलग होता है। अब समझ ही नहीं आती है, पॉडकास्ट में भी एक्टिंग कर रहे हैं, फिक्स मैच है, इस तरह के भी कमेंट्स होते हैं। जी बिल्कुल, फिक्स मैचेस होते हैं जी। इसके अंदर जाहिर है कि फिल्म उनकी जो है वो अब सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, सब देखने के लिए जो है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हम जल्दी जाकर देखेंगे। तो साइको को तो बहुत ज्यादा इससे जो है वो माइलेज मिली है और वो शाहिद साहब की बेगम ने भी अपने सोशल मीडिया के बिल्कुल हारून माइलेज मिली है। ये नहीं पता कि भट्टी साहब ने जो मीरा को पे किया है और जब उन्होंने पॉडकास्ट अधूरा छोड़ा तो उन्हें वो वापस मिले हैं या नहीं मिले, ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है। इस पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हम बड़ी बेस्ट विशेज़ हैं हमारी इस मूवी के लिए और उम्मीद करते हैं कि मूवी जनाब जब रिलीज़ होगी तो अपना रंग जमाएगी और अच्छा बिजनेस भी करेगी। हारून, वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और इतने कम वक्त में भी आपने इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट कर दिया है हमारे ऊपर, इतनी इंफॉर्मेशन आपने पास ऑन की है। और यकीनन जनाब ये मूवीज जो है ये आ रही हैं, लेकिन पॉडकास्ट के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है उसका लेवल हमें आई थिंक अप करने की जरूरत है। मुनासिब सी है और यही वाली बात है कि मैच फिक्स होता है। हम ड्रामास तक तो ये सारी एक्टिंग देख सकते हैं, लेकिन रियलिटी अब यूट्यूब या सोशल मीडिया भी अगर रियलिटी नहीं रहा, सब व्यूज़ की गेम है या पैसे की गेम है, तो आवाम के साथ तो ना खेले, आवाम के जज्बातों के साथ तक खेले। आप मैच फिक्स कर लेते हैं, बाद में एक्टिंग का कह के निकल जाते हैं, वो सहाफ़ी बन के निकल जाते हैं, आवाम के जज्बात मजरू हो जाते हैं। तो खुदारा ना करें, थोड़ा बहुत क्रेडिबिलिटी रहने दें किसी चीज़ की कि इंसान समझ सके कि सही क्या है गलत क्या है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।